रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनन्या और अन्वी दोनों जुड़वा बहनें थीं और दोनों की शक्लें भी हूबहू एक जैसी थी। साथ ही उन दोनों की एक ख्वाहिश थी कि उनकी भाभी ऐसी आए जो उनको बहुत प्यार करे। और ऐसे ही एक शाम अन्वी और अनन्या की माँ राधा अपनी दोनों बेटियों से बोलती है। अनन्या, अन्वी, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे भैया की शादी करवा दूँ। हाँ माँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारे तीनों भाई तो शादी के लायक हो ही गए हैं। हाँ, तभी तो इनकी शादी करवाने की सोच रही हूँ। अरे माँ सोचो मत, आप उनकी शादी करवा दो। और माँ, आपको पता है मुझे और अनन्या को कैसी भाभी चाहिए? कैसी? हम दोनों को ऐसी भाभियाँ चाहिए जो हमें बहुत प्यार करे, जो हमारी सारी भाभी नहीं दोस्त बनकर रहे, जिससे हम अपनी सारी चीजें शेयर कर सके और तो और थोड़ा खर्चा भी करवा सके। हाँ हाँ, वो इस घर की बहू नहीं बल्कि तुम्हारी नौकरानी बनकर आएगी ना, इसलिए वो सिर्फ तुम में ही घुसी रहेगी। माँ, मैंने ऐसा कब कहा? अब सबके सपने होते हैं अपनी भाभी को लेकर, और मेरे भी हैं। इसमें नौकरानी वाली बात कहाँ से आ गई? मजाक कर रही हूँ बेटा। तीनों माँ बेटी आपस में बैठकर बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर नरेश, शिव और विनय आता है। और अपनी बहन और माँ को ऐसे बात करता हुआ सुनकर नरेश बोलता है। क्या बात चल रही है माँ बेटी में? भैया, आप सबकी शादी की बात चल रही है। अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप मुझे बता दीजिए। मैं मम्मी से रिक्वेस्ट कर लूंगी कि वो आपकी शादी उस लड़की से करवाएं जिसको आप पसंद करते हैं। हाँ, तेरा मुंह बहुत चलता है, तू दादी अम्मा मत बन। भैया, दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। माँ आपकी शादी की बात चला रही है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपको बता दे, कहीं काजल का दिल ना टूट जाए। तू ना मुझसे ना सच में पिटेगी, बहुत ज्यादा बोलती है तू। माँ, देख रही हो ना आप अपनी दोनों बेटियों को, बहुत जुबान चल रही है इनकी। अरे वो जुबान नहीं चला रही है, सच बोल रही है। मैं तुम तीनों के लिए ही लड़की ढूंढ रही हूँ। वैसे इन सबको साइड कर और ये बता कि काजल कौन है? माँ, वो काजल ना हमारे ऑफिस की एम्प्लॉय है और इसके अलावा ना हम एक अच्छे दोस्त भी हैं। बाकी हम दोनों के ना बीच में ना कुछ भी ऐसा नहीं है। और आप ना पहले हमारी नहीं बल्कि इन दोनों की शादी करवाओ, इनका मुंह बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे तुम सब चुप रहोगे या नहीं? और ये फैसला मेरे ऊपर है कि पहले मैं किसकी शादी करवाऊंगी और किसकी नहीं। माँ की फटकार सुनकर अब सभी शांत हो जाते हैं और खाना खाकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही अब समय गुजरता है और अब राधा के तीनों बेटों के लिए एक ही घर से रिश्ता आता है और अब बहुत जल्दी तीनों की शादी भी हो जाती है। भाभीियों के आने की खुशी में अनन्या और अन्वी अपनी भाभीियों को छोड़ नहीं रही थी। हर समय वो अपनी भाभीियों के साथ ही रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन अन्वी और अनन्या की तीनों भाभियां किचन में खाना बना रही थीं। तभी नीलम को अपनी जुड़वा ननद को छेड़ने की सूझती है और वो अपनी दोनों जेठानियों से बोलती है। नीला दीदी, सीता दीदी, मैं क्या सोच रही थी कि हम अपनी दोनों जुड़वा नंद को क्यों ना थोड़ा सा छेड़े। नीलम, अगर उन्हें बुरा लग गया तो? क्या दीदी, अब हम उनकी भाभियां हैं, क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम उनको थोड़ा सा परेशान करें? वैसे नीलम बिल्कुल सही बोल रही है। जब हम उसकी भाभियां हैं तो हमारा इतना हक तो बनता ही है ना। तीनों आपस में बात कर ही रही थी। तभी वहाँ पर अनन्या आती है और अपनी भाभी से बोलती है। भाभी, आज खाने में क्या बन रहा है? अरे कैसी बात कर रही हो अपनी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम आई थी ना मुझे ये बोलने की कि भाभी आज खीर बना दो, और अब जब मैं तुम्हारी पसंद की खीर बना रही हूँ तो तुम ऐसे सवाल कर रही हो। भाभी, मैं अवनी नहीं बल्कि अनन्या हूँ। उप्स, तुम अनन्या हो? मुझे तो लगा था तुम अवनी हो। वो क्या है ना, तुम दोनों जुड़वा हो और तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाती हूँ। अरे नीलम, तुम ही नहीं बल्कि मैं भी अपनी दोनों जुड़वा नंदों को पहचान नहीं पाती। भाभी, मैं खीर नहीं खाती, इसलिए आप मेरे लिए कुछ और बना देना। ठीक है। इतना बोलकर अनन्या वहाँ से चली जाती है और अन्वी के पास जाकर अनन्या अन्वी से बोलती है। अवनी, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं और माना कि हमारी पसंद बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन मुझे मुझसे ज्यादा तू जानती है और तुझे तुझसे ज्यादा मैं जानती हूँ। लेकिन तुझे खीर कब से पसंद हो गई? तूने मुझे ना तो बताया और ना ही मुझे पता चलने दिया कि क्या बात है। मुझे खीर पसंद है? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने कब कहा कि मुझे खीर पसंद है? झूठ मत बोल, मुझे भाभी ने बता दिया है कि तूने उनसे कहा है कि वो तेरी मनपसंद खीर बनाए।
ए यार, मैंने कब बोला, मतलब कुछ भी। तो क्या भाभी झूठ बोल रही हैं? इतनी छोटी सी बात पर अब दोनों बहनों की बहस शुरू हो जाती है। उनकी बहस सुनकर राधा और राधा की तीनों बहुएं भी उन दोनों के पास आती हैं, जिसके बाद राधा उनसे उनके लड़ने की वजह पूछती है। अन्वी, अनन्या, तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हो? अपनी माँ की ये बात सुनकर अनन्या अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, पर ये सब सुनकर नीलम को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी दोनों नंदों से बोलती है। अनन्या, अवनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ मजाक किया था। मैं नहीं जानती थी कि ये मजाक इतना बढ़ जाएगा कि तुम दोनों के बीच में बहस हो जाएगी। भाभी, आपको जरा भी खबर है कि आपकी इस हरकत से आज हम दोनों जुड़वा बहनों के बीच कितनी बड़ी गलतफहमी हो जाती। अवनी, इतना भी भड़कने की क्या जरूरत है? तुम हमारी ननंद हो, इसलिए हमने तुम्हारे साथ मजाक किया था। अगर हम लोगों को ये बात पता होती कि तुम दोनों इतनी छोटी बातों पर यूं इस तरह झगड़ती हो, तो हम तुमसे कभी मजाक नहीं करते। हाँ अवनी, और मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी बात है कि इस बात पर तुम दोनों लड़ो झगड़ो। हाँ बेटा, वो तुम्हारी भाभी है। अगर उन्होंने तुम दोनों के साथ थोड़ा मजाक कर भी लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया, उनका फर्ज बनता है बेटा। माँ, मुझे नहीं पता कि आप भाभी की तरफदारी में क्यों बोल रही हो, पर मैं इतना जानती हूँ कि जब से तीनों भाभी आई है ना, तब से आप सभी लोग हम दोनों बहनों से प्यार ही नहीं करते। अनन्या, तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? अरे तुम दोनों हमारी लाडली जुड़वा नंद हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है। अनन्या और अन्वी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। आज अपनी दोनों नंदों का ऐसा बर्ताव देख राधा की तीनों बहुओं समेत राधा को भी अपनी बेटियों का बर्ताव बहुत बुरा लगता है और राधा अपनी बहुओं को समझाते हुए बोलती है। बहू, इन दोनों की बातों का बुरा मत मानना, ये दोनों कभी भी ऐसे ही कर जाती है। पर मम्मी जी, मेरा इंटेंशन इन दोनों को हर्ट करने का नहीं था। मैंने तो बस सोचा था कि मैं अपनी नंदों के साथ थोड़ा मजाक कर सकूं। हाँ बहू, मैं जानती हूँ। एक तरफ तो राधा अपनी बहुओं को संभाल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या और अन्वी आपस में कहती हैं। भाभीियों ने हमारे बीच फूट डालने की कोशिश की है ना, अब तू देखना मैं कैसे इनको भैया से डांट खिलवाती हूँ। इस तरह से अब अन्वी और अनन्या अपने तीनों भाइयों का इंतजार करने लगती हैं और अब जब शाम को अन्वी के तीनों भाई आते हैं, तब अन्वी अपने भाई को सारी बात बता देती है और सिर्फ वो दोनों अपने भाइयों को आज की ही बात नहीं बल्कि उसमें मिर्च मसाला लगाकर अपने भाइयों को बहुत कुछ बताती हैं और अपनी भाभी के खिलाफ भड़का देती हैं। ये सुनकर शिव अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और नीला, ये सब क्या है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन और मेरी माँ के साथ ऐसी करतूत करने की? शिव, हम लोग बस अपनी ननदों के साथ थोड़ा सा मजाक करना चाहते थे। हमें नहीं पता था उनको हमारा मजाक इतना बुरा लग जाएगा। हाँ भैया, और मैंने तो कुछ ज्यादा बोला भी नहीं, बस थोड़ा सा मजाक ही तो किया था। मजाक? माँ के बारे में बोलना मजाक होता है? शिव के मुंह से अपना नाम सुनकर राधा अब अपने बेटों को सब सच बताती है, ये जानने के बाद कि उनकी पत्नियां नहीं बल्कि बहनें गलत हैं। तीनों अपना चेहरा झुका लेते हैं और राधा अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है। बेटा, अगर तुम दोनों के साथ तुम्हारी ननद ऐसा करे और तुम्हारे पति के बीच तुम्हारी लड़ाई लगवाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे जैसे तुम्हारे सपने थे कि मेरी भाभी ऐसी हो वैसी हो, इनके भी तो सपने हैं कि मेरी ननद थोड़ी मजाकिया हो, लेकिन तुमने अपनी भाभी के मजाक को नहीं समझा। अपनी माँ की बात सुनकर अब अनन्या और अन्वी को ऐसा महसूस होता है कि सच में उन्होंने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है और इस बात के लिए वो दोनों अपनी भाभी से माफी मांगती हैं, जिसके बाद उनकी भाभियां उनको माफ कर देती हैं और एक बार फिर राधा का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात, क्या बोले जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। आखिर देवकी को किसके धोखे की सजा मिली?
जो वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे से सुनते हैं। देवकी अपनी माँ शांति और पिता सुरेश की एक लौती बेटी थी, जिसके कारण उसको बड़े ही नाजों से पाला गया था। लेकिन 2 साल पहले देवकी की एक दूसरे शहर में नौकरी लगी, जिसके कारण वो अपने माँ बाप से अलग दूसरे शहर में आके रहने लगती है। लेकिन वो कुछ 8-9 महीने में अपने माँ बाप से मिलने आती रहती थी। ऐसे ही देवकी आज भी पूरे 10 महीने बाद आने वाली थी। इसीलिए शांति देवी अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए खीर बनाने की तैयारी करते हुए अपने पति से बोलती है। सुनो जी, जरा दुकान से काजू बादाम ले आओ। देवकी आने वाली ही होगी, मुझे उसकी मनपसंद खीर पहले से बना कर रखनी है। ला रहा हूँ भाग्यवान। तुम तो बेटी के आने पर ऐसे हुड़दंग मचा देती हो जैसे इस शहर की मुख्यमंत्री आ रही हो। अरे एक तो वो इतने महीनों बाद आती है, ऊपर से उसी के कारण हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके आने पर उसकी ख्वाहिशें भी पूरी ना करूं? हाँ हाँ भाग्यवान, सही है, ला रहा हूँ। सुरेश दुकान से काजू बादाम लेकर आता है, जिसके बाद शांति खीर बनाकर जैसे ही बाहर आती है, उसकी बेटी देवकी घर आकर अपनी माँ से गले मिलकर बोलती है। माँ कैसी हो? इतने महीने बाद आपको देखा है। कसम से घर जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। अपने पापा से नहीं मिलेगी? अरे पापा, आपकी परी आपको भूल सकती है क्या? देवकी के आने से घर में खुशी का माहौल होता है। वो जब भी घर आती अपने परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती और साथ ही उन्हें बहुत सारा पैसा देकर जाती। इस बार भी जब देवकी आती है तो अपनी माँ को 5 लाख रुपए देते हुए बोलती है। माँ ये लो 5 लाख रुपए। कंपनी इस बार प्रॉफिट में गई है ना, इसलिए 1 लाख ज्यादा कमाए हैं। सही है मेरी बेटी, ऐसे ही खूब तरक्की कर और हमारा नाम रोशन कर। हाँ माँ, और मेरे होते हुए आप लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, पर ये तो बता, तुझे इतना पैसा किस काम से मिलता है? मतलब तूने बस ये बताया कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उस कंपनी में तेरा क्या काम है? तेरी क्या पोस्ट है? मुझे अपने पेट का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब? वो मेरा मतलब है कि मुझे अपना और बाकियों के पेट का ध्यान रखना पड़ता है ना। मैं कंपनी में लोगों के काम के हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड करती हूँ, बॉस को बताती हूँ। वाह, फिर तो तेरे ऊपर कंपनी का बहुत जरूरी काम है। चल मेरी बेटी, अच्छे से करियो। अच्छा माँ, मुझे ना अगले हफ्ते वापस जाना है क्योंकि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देवकी 1 हफ्ते बाद घर वालों के साथ समय बिताकर वापस अपने काम के लिए लौट जाती है, जहाँ एयरपोर्ट पर रजत नाम का उसका दोस्त उसे लेने आता है और उसे देखकर बोलता है। और देवकी घूम आई? वैसे इस बार की पार्टी मोटी है, वो तुमको तुम्हारे पेट के 10 लाख रुपए देगी। वाओ यार, वैसे तो दुनिया की नजरों में ये काम कितना शर्मनाक है। भला कौन ही औरत होगी जो पैसों के लिए अपनी कोख गिरवी रख देती है, लेकिन मुझे इसका पैसा मिलता है जिससे मेरा घर चलता है। 2 साल से अपने घर वालों से छुपकर मैं सैरोगेट मदर बन रही हूँ। इस दुनिया में मेरे 2 बच्चे भी आ गए हैं। कितने कमाल की बात है ना, मैं बिना पति ही गर्भवती हो जाती हूँ। वैसे तुम्हारे घर वालों को पता लगा तो क्या होगा? वो तुमको ये काम करने से रोकेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा कि उनकी बेटी ने पैसों के लिए अपनी कोख बेच दी तो वो मुझे गले से लगा लेंगे? अरे कभी नहीं, उल्टा मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। फिर तुम ये काम क्यों करती हो? एक तो पैसों के लिए और दूसरा ये कि मेरी वजह से न जाने कितनी माओ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इसमें हर्जी क्या है? मैं एक बच्चा देकर किसी का घर खुशियों से भर देती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? और वो पैसे देकर मेरा और मेरा भी। हाँ बाबा, अब चलो तो होने वाले बच्चे के माँ बाप से मिलने। रजत देवकी को एक शादीशुदा जोड़े रमन और आरती से मिलवाता है, जो अपने बच्चे की सैरोगेट मदर देवकी को बनाना चाहते थे और उसके लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। देवकी इस बार 25 लाख रुपए में ये काम करने का तय करती है, जिसके बाद सारी तैयारियों के साथ लीगल तरीके से वो उनके बच्चों की सैरोगेट मदर बनने का प्रोसेस पूरा करती है। कुछ वीक्स में उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उसके बाद वो अच्छे से अपना ख्याल रखती है। लेकिन चौथे महीने के लगते ही उसके पास बच्चे के असली माँ बाप का कॉल आना बंद हो जाता है।
वो और रजत मिलकर बच्चे के माँ बाप से कांटेक्ट करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। 6 महीने बीत जाते हैं। अब देवकी के पास अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि वो इस बच्चे को बिना उसके माँ बाप की मदद के बिना नहीं जन्म दे सकती थी। इसीलिए वो रजत के साथ अपने घर के लिए निकलती है, जहाँ उसके माँ बाप उसको इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। और तो और पूरा मोहल्ला उसकी प्रेगनेंसी देखकर बातें करने लगता है। ये देखकर उसके माँ बाप बोलते हैं, अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? पूरे समाज में हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर माँ, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। देख लो कैसी औलाद जन्मी है तुमने। अरे अपने पेट में बच्चा लेकर घूम रही है और फिर भी बोलती है कि मैंने क्या किया है। अरे तूने हमारा सर शर्म से झुकाया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से आंख उठाकर बात करे, लेकिन तेरी वजह से आज वही लोग मेरे मुंह पर थू थू करके जा रहे हैं। और नहीं तो क्या, सुन लोगों की बात, क्या बोले जा रहे हैं। आपस में बातें कर रहे हैं कि बिना पति गर्भवती हो गई इनकी बेटी। अरे कुंवारी लड़की जब फूला हुआ पेट लेकर घर आएगी तो यही बोलेंगे ना समाज वाले। माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक बार मेरी बात तो सुन लो। ये बच्चा मेरा नहीं है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? दूसरे शहर काम के लिए भेजा था, ऐसे कांड करने के लिए नहीं। हे भगवान, क्या होगा अब इसका? कौन शादी करेगा इससे? हम तो बर्बाद हो गए। अरे अंकल, उसकी बात तो सुन लीजिए। तू कौन है? कहीं तूने ही तो मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं किया? सच बता साले। सुरेश रजत का कॉलर पकड़कर धमकाने लगता है और शांति अपना सर पकड़कर रो रही होती है, क्योंकि उसकी बेटी शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। तभी एक आवाज आती है, जिसकी तरफ देवकी और उसके माँ बाप के अलावा रजत और पूरे मोहल्ले वाले देखते हैं। देवकी जी, मेरा बच्चा कहाँ है? देवकी पीछे मुड़ती है तो देखती है रमन और आरती उसके दरवाजे पर आए हैं और देवकी का पेट देखकर आरती उसे गले लगाकर बोलती है, देवकी, तुम कहाँ ले आई हमारे बच्चे को? हम किसी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए तुमसे 2 महीने कांटेक्ट नहीं कर पाए। फिर पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो, इसलिए हम तुरंत तुम्हारे पीछे आ गए। पता है हम कितना डर गए थे जब हमें पता लगा कि तुम दूसरे शहर आ गई हो। हाँ, हमें तो लगा कि तुम हमारा बच्चा लेकर ही भाग गई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। तुम ही मुसीबत में आ गई। हमें माफ कर दो ऐसे अचानक गायब होने के लिए। कौन हो तुम लोग और ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, देवकी की कोख में हमारा बच्चा है, मेरा और मेरे पति रमन का बच्चा। आरती और रमन देवकी के माँ बाप के साथ सभी को सैरोगेसी प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर शांति की पड़ोसन बोलती है, हाय हाय हाय, शांति की बेटी इतनी गिर गई कि पैसों के लिए अपनी कोख ही गिरवी रख दी। चिट्ठी, कैसा गंदा जमाना आ गया है। तू अब तक हमें अपनी ये गंदी कमाई खिला रही थी। हमको लगता था कि हमारी बेटी कितना काम करती है, लेकिन ये तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। पर माँ, चुप कर, मुंह भी मत खोल अपना। देवकी को ऐसे बेइज्जत होता देख आरती और रमन उसके हक में सबसे बोलते हैं, आप सब पागल हैं। देवकी इतना नेक काम कर रही है। अरे उन लोगों की हालत देखिए जिनको सालों साल बच्चे नहीं होते, वो बच्चों के लिए तरसते हैं। देवकी ऐसे ही जोड़ों की मदद करती है, कुछ गंदा थोड़ी कर रही है। और हर औरत को माँ बनने का सुख मिलना चाहिए, और जो माँ नहीं बन पा रही है उन जैसी औरतों को ऐसी ही देवकी की तलाश है। जी हाँ, आप लोग देवकी जी को गलत समझ रहे हैं। माना कि वो बिना पति गर्भवती हैं, लेकिन इससे किसी के परिवार में खुशियाँ आ रही हैं, तो इसमें गलत ही क्या है? रमन और आरती की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग ये समझते हैं कि देवकी का किया काम गलत नहीं है, बल्कि वो तो अपने द्वारा लोगों के घरों में खुशियाँ फैला रही है। इसीलिए देवकी के माँ बाप भी उसको माफ कर देते हैं और आरती रमन बच्चे के जन्म होने तक उससे अपने साथ रखते हैं, जिसके 3 महीने बाद देवकी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और उसके असली माता पिता यानी रमन और आरती उस बच्चे को देवकी का नाम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।